हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 13 सितंबर का सेकंड शिफ्ट। इस शिफ्ट में मैथ्स के जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे, मतलब 25 मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल ये एडिशन का सम है, इसको आप सबको ऐड करोगे आंसर आ जाएगा 49380। और अगर मतलब कोई स्मार्टली करना चाहे इसको थोड़ा ऐड, तो देखो 4 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5, तो 0 आपका आया, 2 कैरी, देन ये एलिमिनेट हो जाएगा। देन 4 कितनी टाइम्स है, 4 4 16, तो कितना आएगा 8 आएगा। देन 2 कैरी अगेन, तो यूनिट डिजिट पे कितना आ जाएगा 80, तो 80 सिर्फ यही है, तो 49380। नेक्स्ट देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का है। देखिए इसके अंदर सीधा सीधा आप क्या यूज करते हो, बॉड मास का रूल यूज करते हो। अब इसके अंदर आई होप कि आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म्स पता होंगी। बी फॉर ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये इसी फॉर्मेट के अंदर आपको यूज करना होता है। तो सबसे पहले देखिए हम इसका ब्रैकेट ऑफ करेंगे, और मतलब सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट को ऑफ करेंगे। तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, 7/2 को अगर आप करोगे क्या कहते हैं डेसिमल में कन्वर्ट, तो हो जाएगा 1.4 प्लस में 2.6, तो कितना हो जाएगा ये 4। ठीक है, ये पूरा आ गया आपका 4। देन 4 को आप ये करोगे 4 माइनस, इसे सॉल्व करोगे तो 7/4, तो 4 4 16 माइनस 7/4 9/4, सो आंसर विल बी 2.25, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 53 है मैं ऊपर की साइड सॉल्व कर रही हूँ। देखिए इन्होंने हमें एक नंबर की सीरीज दी है 1/3 माइनस √8 माइनस में 1/√- -7। ठीक है ना, ये आप देख पा रहे हो। ठीक है, देखो ये जो यहाँ पे √3 जो है ये रूट के बाहर है। अगर मैं इसे रूट के अंदर ले जाऊं तो ये क्या बन गया 9। ठीक है, और अगर मेरे पास ये जो 2 रूट के बाहर है इसको भी अगर मैं अंदर ले जाऊं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला होता है 1 में √a माइनस में √b इज इक्वल्स टू में √a प्लस में √b अपॉन में a माइनस b। ठीक है, आपको बिल्कुल यही सीरीज दे रखी है 1/√a माइनस में √b। ठीक है, इसके अंदर ये फॉर्मूला लगता है। बट अगर आपका a माइनस b का डिफरेंस अगर क्या है 1 है, ठीक है ना, a माइनस बी का डिफरेंस अगर आपका क्या है 1 है, तो अगर आप देखो a माइनस बी अगर आपका 1 हो गया तो डिनोमिनेटर में तो आपका सब कुछ कैंसिल हो गया, सिर्फ आपका न्यूमरेटर क्या बचा a प्लस बी। ठीक है ना, तो जब केस में a माइनस बी का जो डिफरेंस है वो 1 आए तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगता है √a प्लस में √b। बस आपका क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो हम भी यही करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, ये सब प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये सारे साइन हमने चेंज कर दिए, प्लस कर दिए। जब आप ब्रैकेट को ऑफ करोगे तो देखो ये जितना भी प्लस मतलब प्लस माइनस के साइन चेंज होंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये प्लस का 8, फिर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के साथ, तो ठीक है ना, जहां पे माइनस है वहां तो माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस में। तो आप देखो हमारे पास एंड में क्या बचा, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, ये सब कैंसिल होते गए। तो हमारे पास सिर्फ एंड की और एक स्टार्टिंग की टर्म बची √9 और प्लस में √4। अगर मैं इसे ब्रैकेट मतलब अंडर से बाहर निकाल दूं तो 3 + 2 आंसर विल बी 5। ठीक है ना, अगर आपको ये फॉर्मूला पता हो तो ये बस बिल्कुल 1 मिनट के अंदर आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आप इसको थोड़ा सा फॉर्मूले के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन्होंने हमें एक यहाँ चार्ट दे रखा है और हमसे उन्होंने पूछा है, मतलब स्टूडेंट्स का कुछ चार्ट है या प्लेयर्स का चार्ट है जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं। कुछ सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल नहीं खेलते। कुछ सिर्फ बास्केटबॉल खेलते हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कुछ भी नहीं खेलते। और उन्होंने हमें बताया है कि ये टोटल कितने प्लेयर्स हैं, 120 प्लेयर्स हैं। अब हमें बस बताना है, उसके अंदर रेशियो बताना है। डिटरमाइन द रेशियो, किन दोनों के बीच में बताना है, स्टूडेंट्स हु प्लेस फुटबॉल, जो फुटबॉल खेलते हैं, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेस बास्केटबॉल। ठीक है ना, तो हमें रेशियो बताना है फुटबॉल इज टू बास्केटबॉल का। तो देखो फुटबॉल की बात करें तो ये जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट कैटेगरी में, ये दोनों चीजें खेलते हैं, फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। तो फुटबॉल के लिए इन्हें लेंगे और
एक है जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं बट बास्केटबॉल नहीं खेलते। तो फुटबॉल के केस में ये दोनों स्टूडेंट्स हमारे क्या होंगे, इनका जो नंबर है वो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 70 स्टूडेंट्स। अब बात आती है बास्केटबॉल की। तो देखो बास्केटबॉल के लिए कौन कौन से प्लेयर्स लेंगे, ये प्लेयर क्या है, ये दोनों चीजें खेलते हैं, फुटबॉल और बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल के लिए भी इन्हें इंक्लूड करेंगे, और जो सिर्फ बास्केटबॉल खेलते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 25 + 35 60 स्टूडेंट्स। तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया, 7:6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, टीना और मीरा ने एक बिजनेस को स्टार्ट करा है। टीना और मीरा ने एक बिजनेस को स्टार्ट करा है। टीना ने लगाए हैं उसके अंदर 1 लाख रुपीज, ठीक है, और मीरा ने लगाए हैं 80,000 रुपीज, ठीक है। अब वो कह रहा है आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ का मतलब क्या है, 6 महीने तक तो ये इन्वेस्टमेंट ऐसा ही रहा, ठीक है। और 6 महीने के बाद वो कहता है मीरा ने उसके अंदर 40,000 ऐड कर दिए। तो मीरा की जो पहले इन्वेस्टमेंट थी वो 80,000, 40,000 ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 1,20,000। और जो मीरा थी, सॉरी टीना थी, उसने क्या कर लिया, 20,000 क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। तो अब पहले 1 लाख था, अब कितना रह गया, 80,000। और ये सब कितना चला, 6 महीने और, ठीक है ना, एट द सेम टाइम। अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, ठीक है ना। तो पहले 6 महीने तक 1 लाख रहा, 1 लाख का कैप मतलब इन्वेस्टमेंट रहा, फिर 80,000 का रहा, देन फिर 80,000 मीरा के केस में और 20,000। देखो अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए क्या करेंगे, तो देखो फर्स्ट 6 मंथ का कैलकुलेट करके जितना आएगा उसको सेकेंड मंथ में ऐड करेंगे, देन यही मीरा के साथ करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों के इक्वेशंस के मतलब जो कैलकुलेट करके आएगा दोनों के सम को प्लस करेंगे। देखो अभी मैं एक बारी आपको करके दिखा रही हूं, बट ऐसा इतना एग्जाम में नहीं करना, थोड़ा सा प्लस 80,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6, ये टीना की इक्वेशन बन जाएगी। और ये मीरा के लिए हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस में 120,000 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हमारी मीरा के लिए इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो देखो हमें ऐसा करना नहीं है, देखो 40 इधर भी है, 40 इधर भी है, 40 इधर भी है और 40 इधर भी है। तो ये पूरा 10,000 पूरा कॉमन लेके, मतलब अगर मैंने 10,000 ये वाले ब्रैकेट में से कॉमन निकाल लिया, 10,000 इस ब्रैकेट में से कॉमन निकाल लिया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मैंने 6 यहां से कॉमन लिया, 6 यहां से कॉमन लिया, 6 यहां से, 6 यहां से, मतलब इस ब्रैकेट में से 6 कॉमन आ गया, इसमें से 6 कॉमन आ गया, तो वो भी क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 20:2, यहाँ पे कितना बच गया, 18। अब मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करूं तो कितना आ गया, 9:10, यही हमसे पूछा था। तो मतलब पहले पूरा इतना कैलकुलेट करके उसे ऐड करने की जरूरत नहीं है, जो आप बीच में से पहले ही देख लो कि कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे कॉमन करके एलिमिनेट कर दो, तो इजीली आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो कहता है ए ने इन्वेस्ट करा है 20,000 और बी ने इन्वेस्ट करा है 30,000। इसके अंदर कुछ टाइम, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए करा है ऐसा कुछ नहीं है, तो हम मान लेते हैं पूरा मतलब 1 ईयर के लिए करा है। तो हमारे पास यहाँ पे A/B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया, 2:3, ठीक है ना, कैंसिल कर देंगे यहाँ से, ठीक है ना, 2:3। अब वो कहता है ए को मिलता है एडिशनल 20,000 रुपये फॉर मैनेजमेंट। जितना भी प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, बिजनेस के अंदर जितना भी प्रॉफिट होता है तो ए को उस प्रॉफिट में से 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब वो बोलता है कि टोटल प्रॉफिट पूरे साल का हुआ है 60,000 रुपये, तो हमें बताना है ए का कितना शेयर है। तो देखो ए को बिजनेस को मैनेज करने के लिए 20% एक्स्ट्रा मिलता है, तो 60,000 का तो पहले हम 20% निकाल लेंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 12,000। तो हम ए का शेयर करना स्टार्ट करें तो 12,000 को उसको बिजनेस मैनेजमेंट की वजह से मिलता है प्रॉफिट में से, ठीक है। तो देखो टोटल प्रॉफिट था 60,000, इसमें से 12,000 चला गया ए के पास, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, 48,000, ठीक है। अब ये जो 48,000 है ये 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 5, और ए को किस रेशियो में मिलेगा, 2 रेशियो में, ठीक है ना। तो 5 9 × 45, 5 6 देन, ठीक है ना, तो
ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो ए का यहाँ से कितना प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, 19,200 रुपीज। तो टोटल ए का प्रॉफिट कितना हो गया, 31,200 रुपीज। ठीक है ना, समझ में आया ना। जब भी एडिशनल प्रॉफिट होता है तो वो मिलता तो प्रॉफिट में से ही है ना, तो पहले एडिशनल प्रॉफिट जिस भी पार्टनर को मिल रहा होता है वो कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। फिर जितना रिमेनिंग बचा, जैसे यहाँ पे बचा रिमेनिंग, फिर उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर उस तरह से उसे डिवाइड कर दो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है एक बैट्समैन का एवरेज स्कोर फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग्स, सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग्स का एवरेज स्कोर कितना है, 44। उसने हमें नहीं बताया कि उसने कितनी इनिंग्स खेली हैं, बट उसने उसका हमें बता दिया एवरेज कितना है, 44। ठीक है, वो कहता है इफ ही स्कोर्स 132 रन इन नेक्स्ट इनिंग। सपोज पहले कितनी इनिंग खेली थी उसने, सर्टेन नंबर, हम उन्हें एक्स मान लेते हैं। जब उसने नेक्स्ट इनिंग खेली तो नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी हो गई, एक्स प्लस में 1, ठीक है ना। तो वो कहता है अगर वो अगली इनिंग के अंदर 132 रन और करता है तो उसका एवरेज कितना हो जाता है, 48। तो देखो सबसे पहले आपको एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ नंबर, या आप यहाँ पे रन्स की बात कर रहे हैं तो सम ऑफ रन, मैं रन लिख देती हूँ उसके अंदर, ठीक है ना। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स से, नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम मैच के हिसाब से बात कर रहे हैं तो टर्म्स की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए, इनिंग्स या पारियां, और इज इक्वल्स टू, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज। तो देखो फर्स्ट टर्म से बात करते हैं, उसने क्या बोला, उसकी नंबर ऑफ इनिंग्स हमें नहीं पता कितनी है, बट उसका एवरेज कितना हो गया, 44। ठीक है, अगर मैं इससे 44 और x को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास सम ऑफ नंबर आ जाएगा। सम ऑफ नंबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 44x। ठीक है, अब वो कहता है नेक्स्ट इनिंग में उसने क्या करा, 132 रन और स्कोर करे। ये मेरे पास सम ऑफ रन था ना, 44x, फर्स्ट मतलब जो उसका फर्स्ट कंडीशन था ये था। ये मेरे पास सम ऑफ क्या कहते हैं, रन्स थे। अगर मैंने इसके अंदर 132 और ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स x प्लस 1, तो मेरा उसका एवरेज कितना बन गया, 48। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, 44x प्लस का 132 इज इक्वल्स टू में 48x प्लस में 48, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू में 84। x का वैल्यू कितना आ गया, 21। तो नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी थी, उसने पहले कितनी पारियां खेली थी, तो कितनी खेली थी, 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना होता है, आप बस मतलब क्वेश्चन पढ़ते जाओ और हाथों हाथ जितना आप इक्वेशन बना सकते हो उसे बनाते जाओ। देखो वो क्या कह रहा है, 13 संख्याओं का औसत कितना है, 70। तो टोटल आपके पास 13 नंबर थे जिसका एवरेज उसने आपको कितना दे रखा है, 17। तो नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज, इससे हमें क्या मिल जाता है, सम ऑफ नंबर। ठीक है ना, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 70 कितना हो गया, 910। तो जो 13 नंबर थे उनका अगर आप सम करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 910। ठीक है, अब आगे वो क्या कहता है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, जो पहले 5 संख्याएं थी उनका औसत कितना है, 60। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट 5 नंबर्स थे उनका औसत कितना आ गया, 300। अब वो कह रहा है द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 5 नंबर्स, अगले 5 नंबर का एवरेज क्या है, 25% हायर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर। जो फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज था उससे 25% ज्यादा है। तो फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज क्या था अपने पास, 60, उससे अगर मैं 25% ज्यादा करूं तो मतलब उसका 125% करूं, 4 1 और 4 5 27, तो कितना आ गया, 75। तो इसका टोटल कितना हो गया, 375। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अभी इसको टोटल करके देखो, अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं, 5 मल्टीप्लाई बाय 60 और ये बस इन दोनों का, ये हो गया हमारे पास 675। ये अभी तक कितने नंबर्स की बात हुई है, 10 नंबर्स की, और हमारे पास टोटल कितने नंबर है, 13। ठीक है, ये 675 और ये हो गए 910। अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 235। और ये 235 क्या है, 11th नंबर प्लस में 12th नंबर और प्लस में 13th नंबर। क्योंकि देखो उसने हमें अभी सिर्फ 5
और फिर उसके नेक्स्ट 5 नंबर्स का ही एवरेज दिया है। आगे उसने क्या बोला है, द 11th नंबर, जो हमारा 11th नंबर है वो क्या है, 6 लेस देन द 13th नंबर, जो 13th नंबर है उससे क्या है, 6 कम है। और जो 12th नंबर है, जो 12th नंबर की बात करी है उसने, वो क्या है, 4 ग्रेटर देन द 13th नंबर। 13th नंबर से अगर मैं 4 ज्यादा कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, 12th नंबर। ठीक है, अब देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। मैं ये थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से सब कुछ जो है 30, मतलब देखो दोनों में 13 कॉमन है। मैं 11th की जगह, जो 11th नंबर है, इधर लिख सकती हूँ 13th प्लस 6, और 12th की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 13 प्लस 4, और 13 की जगह 13, और इज इक्वल टू करके 235। समझ में आया ना कि अगर हम उसको x मान लेते हैं तो x माइनस 6, x प्लस 4, और 13th नंबर तो अपना x ये है। तो देखो मैंने 13th नंबर को सपोज x मान लिया, जहां जहां 13th है वहां x पुट कर देती हूँ। तो 11th नंबर की जगह मैं लिखती हूँ x माइनस 6 प्लस x प्लस 4 प्लस में x इज इक्वल्स टू में 235। आ गया इतना समझ में? ठीक है ना, तो ये हो गया 3x माइनस 6 प्लस 4, तो ये हो गया -2 इज इक्वल्स टू में 235। 3x इज इक्वल्स टू में 237। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 7 जा और 3 9 जा। तो मेरे पास जो 13th नंबर है वो आ गया 79। अब आगे उन्होंने क्या कहा है हमसे, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 11th और 12th नंबर। 11th और 12th नंबर का हमें बेसिकली एवरेज बताना है। तो 11th नंबर क्या है मेरे पास, जो 13th नंबर है, अगर मैं उसमें से, तो मेरा ये 11th नंबर आ गया, 13th नंबर मेरा है 79। 79 में से 6 माइनस कर दूं तो 73, और जो मेरा 12th नंबर है वो कितना है, 79 के अंदर अगर मैं 4 प्लस कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरा, 83। अब हम मुझे इसका एवरेज निकालना है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। 73 प्लस 73 प्लस 83 तो कितना आ गया, 156 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, तो आंसर विल बी 78। बस ऐसे क्वेश्चंस में आप इक्वेशन पढ़ते जाओ और हाथों हाथ उसका इक्वेशन फॉर्म करते जाओ ना, क्वेश्चन को पढ़ के ही, तो इजीली सॉल्व हो जाता है। मतलब आप पहले एक बारी पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर आप उसका इक्वेशन फॉर्म करने आओगे ना, तो मतलब ऐसा होता है कि फिर भूल जाओ। तो इसलिए हाथों हाथ पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, जितना समझ में आता जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है, एक इलेक्शन था जिसमें 80% ऑफ एलिजिबल वोट्स कास्ट देयर वोट। सपोज उस इलेक्शन के अंदर जो, देखो वो क्या कहता है, एक चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने अपने वोट डाले। योग्य मतदाता है मतलब जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे। तो सपोज एक्स जो थे वो हमारे थे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, जिसमें से कितने लोगों ने वोट डाले, सिर्फ 80% लोगों ने वोट डाले। ठीक है, आगे वो क्या कहता है, ऑफ दीज वोट्स 5% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ये जो 80% वोटर्स ने वोट डाले थे, इसमें से 5% जो वोट थे वो क्या हो गए, डिक्लेयर हो गए इनवैलिड, अवैध हो गए। अब अवैध वोट या इनवैलिड वोट्स आपको पता होने चाहिए कि जब हम वोट डालते हैं ना, तो अब जो मशीनरी है वो कुछ ना कुछ तो देखो गड़बड़ी करती है। तो आपने सपोज वोट डाला और उधर वो काउंट नहीं हुआ, या मिसप्रिंट रह गया, इतना प्रिंट रह गया कि मतलब जब हम काउंट करें तो हमें समझ ना आए कि वो किस पार्टी को वोट डाला है। तो ऐसे वोट क्या होते हैं, डिक्लेयर्ड इनवैलिड हो जाते हैं। तो ये जो 80% वोटर्स थे, इसमें से 5% क्या हो गए, डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब सपोज ये जो हमारे वोटर्स थे, ये 80%, सपोज अगर ये 100% वोटर थे, ठीक है, और उसमें से 5% क्या हो गए, डिक्लेयर इनवैलिड, तो वैलिड वोट कितने रह गए, 95%। ठीक है, अभी यहाँ तक समझ में आया? ये जो हमने इतना पूरा स्टोरी लिखा, ये यहाँ तक हमारे क्या आ गए, वैलिड वोट्स, कि पहले तो 80% वोट डाले, फिर इस 80% के भी 95% वोटर्स क्या हुए हमारे पास, वैलिड रह गए। ठीक है, अब वो आगे क्या कहता है,
यदि एक विजयी उम्मीदवार को 11,400 वोट मिले, इफ अ विनिंग कैंडिडेट रिसीव अ 11,400 वोट्स, जो बंदा जीता उसके अंदर से उसे कितने वोट मिले? 11,400, विच इज काउंटेड फॉर 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। वो कहना चाह रहा है जो अगर आपका टोटल वैलिड वोट है उसका अगर आप 60% कर दो तो ये किसको मिले हैं? जीतने वाले कैंडिडेट को। और जीतने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं? 11,400। ठीक है। अब बस उसने हमसे पूछा है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर, जो कितने, तो उस चुनाव में नामांकित कुल योग्य मतदाताओं की संख्या कितनी थी। तो और कुल योग्य मतदाता हमने कितने माने थे? x माने थे। बस हमें x का वैल्यू बताना है। कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं। 4 2 जा 20, 4 2 जा 8, ठीक है ना, 4 5 जा 20, देन 6 1 जा 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, ठीक है, 19 5 जा 5 5 जा, फिर देन 2 और ये हो गया 50। तो ये हो गया 5 5 जा 25, 250 मल्टीप्लाई बाय 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25,10,25,000। तो टोटल जो वोटर थे, जो एक रजिस्टर्ड लिस्ट के अंदर वोटर थे, वो कितने थे? 25,000। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखो उसने बोला है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम at 18% per annum for 1/2 years compounded yearly, सालाना लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, is 2862, फाइंड द प्रिंसिपल। देखो किसी धनराशि पर 18% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है 2862 है। मूलधन ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या बताना है? उसका प्रिंसिपल बताना है। देखो ये जो कॉन्सेप्ट आपने एक बार ही देखा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में हमको क्या मिलता है? इंटरेस्ट क्या होता है? सपोज वो क्या मिलता है? हाफ ईयरली मिलता है, मतलब साल, मतलब 6 महीने में एक बार मिलता है। और तो वो साल में कितनी बार मिलता है? हमें 2 बार मिलता है, ठीक है ना। अगर कोई इंटरेस्ट आपको साल में 2 बार मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं? रेट परसेंट को आधा कर देते हैं, ठीक है ना। और टाइम को अगर 2 बार ही मिलता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2 जा 4 हो जाता है। तो इस केस में हमें टाइम का तो कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, टाइम से हमारी कोई बात नहीं है। सिर्फ देखो जब आपका इंटरेस्ट साल में 2 बार ही मिलता है, मतलब हाफ ईयरली मिलता है, तो आप रेट परसेंट को क्या कर देते हो? हाफ कर देते हो। और देखो चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट इज इक्वल्स टू में प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन में 100 अपॉन में टाइम। अब देखो ये बात कितनी बार की हो रही है? 1.5 साल की हो रही है, ठीक है ना। बात कितनी बार की हो रही है? 1.5 साल की हो रही है। तो देखो मैं कैसे करते हैं, अमाउंट इज इक्वल्स टू में प्रिंसिपल 1 प्लस, देखो पहले साल में तो आपको पूरा क्या मिलेगा? 18% मिला, एक साल की बात हुई। फिर अगले साल आपको 1 प्लस हाफ ईयरली मिलेगा, ठीक है ना, हाफ ईयरली मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? जो आपका रेट परसेंट है वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब बस आधे साल में खत्म हो गई बात। अगर ये पूरे साल मिलता ना हाफ हाफ करके, तो हम टाइम को क्या कर दे, यहाँ पे टाइम की वैल्यू 2 कर देते, बट आपको ये आधे साल में मिलेगा, तो ये आपका रेट परसेंट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और जो आपका टाइम पीरियड है वो एक ही बार मिलेगा, ठीक है ना। तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1.18 और ये हो जाएगा 1.09, ठीक है। इन दोनों को आपस में अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास अमाउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.2862p, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये आपको क्या दे रखा है? कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 2862, ठीक है। 2862 आपका क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अगर आपका अमाउंट में से मैं क्या माइनस कर दूं? प्रिंसिपल माइनस कर दूं, ठीक है ना। ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2862 इज इक्वल्स टू अमाउंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1.2862p
माइनस का P, ठीक है ना। तो इसे आपस में अगर आप माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.2862 P इज इक्वल्स टू में 2862, ये 2 है, ठीक है ना। डेसिमल हटा दोगे 10,000 कैंसिल हो जाएगा, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 10,000, ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया था, उसका मूलधन कितना है, तो 10,000। बस आपको ये जो हाफ ईयरली है ना, इसे कैलकुलेट करना आना चाहिए था कि हाफ ईयरली के जब हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है तो उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या होता है, आधा हो जाता है बस। लेकिन ये इसने क्या करा, आपको 6 महीने में एक ही बार दिया, उसके बाद तो टाइम पीरियड ही खत्म हो गया, तो हमने उसका जो टाइम पीरियड था उसका कुछ नहीं करा, वो वन टाइम आपको मिला, ठीक है ना। बस आपको ये कैलकुलेट करना आ जाता तो ये क्वेश्चन हो गया था आराम से सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का है, चक्रवृद्धि ब्याज का है। वो कह रहा है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 16.2/3% पर एनम फॉर 3 years इज कितना 1270। ये हमें उसने चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, 3 साल का कितना है 1270, और हमसे क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है ऑन द सेम सम, मतलब जो ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिला है, जिस प्रिंसिपल के ऊपर मिला है, जिस मूलधन के ऊपर मिला है, उसी के ऊपर आपको सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज कैलकुलेट करना है। तो देखो 16/2/3 का अगर मैं मतलब फ्रैक्शन निकालूं तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/6, ठीक है। तो सपोज अगर ये आपका जो 6 है ये क्या है, आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, ये आपका मूलधन है, और अगर मैं 6 में 1 प्लस कर दूं, ये जो ऊपर 1 है, ये अगर मैं 6 + 1 कर दूं तो ये आपका क्या बन जाता है अमाउंट। अमाउंट पता है ना क्या चीज होती है, जिसके अंदर आपका प्रिंसिपल और उसके साथ जो मिला हुआ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो आपने प्रिंसिपल इन्वेस्ट करा, 6 रुपए इन्वेस्ट करे साल के शुरू में, तो आपको साल के एंड में कितने रुपए मिल गए 7 रुपए। तो 7 रुपए के अंदर जो 1 रुपया था वो आपका क्या है, इंटरेस्ट का है, फिर वो चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण इंटरेस्ट हो, ठीक है ना, साधारण ब्याज हो। लेकिन ये जो मेथड है ये सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज होता है। तो मैंने इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा 6/7, 6/1, तो इन्वेस्ट करा 6, एंड में कितना हो गया 7, 6 से 7, 6 से 7, तीनों साल का हो गया। तो इसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ठीक है। 216 इन्वेस्ट करे थे, देखते हैं तो कितना हो गया, ये 343, ठीक है। तो देखो अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस लूं, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन दोनों का जो इंटरेस्ट आया 127, अगर मैं इनके इधर x लगा दूं, ठीक है ना, 127x, जिसका वैल्यू कितना दे रखा है 1270, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 10, ठीक है। और अगर मैं इस 10 को प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया मेरे पास 2160, ये मेरे पास आ गया मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट। बस इसी के ऊपर मुझे क्या बताना है, साधारण ब्याज। तो ब्याज की दर कितनी है 1/6 और रेट परसेंट कितना है 3, ठीक है। तो 3 1 = 3, 3 2 = 2080, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 1080। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक चाय विक्रेता ने 15 किलो दार्जिलिंग चाय खरीदी 300 प्रति किलो। देखो 15 किलो चाय खरीदी गई है, दार्जिलिंग चाय खरीदी गई है 300 रुपए पर केजी पर। तो टोटल अमाउंट मतलब कॉस्ट प्राइस जो है, जो सेलर है उसे कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ेगा, ये जो दार्जिलिंग चाय है 4500। आगे वो बोल रहा है एंड 25 केजी 25 किलो 25 केजी उसने क्या खरीदी है, दूसरी चाय खरीदी, उसका नाम है आसम टी। ये कितने की खरीदी 240 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो देखो जो चाय का विक्रेता है उसने आगे तो जाके ये सेल करनी है, तो ये जो है उस चाय विक्रेता के लिए कॉस्ट प्राइस है, मतलब खरीद मूल्य है। उसने 10,500 रुपए की ये टोटल चाय खरीदी, ठीक है ना, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। अभी ही मिक्स देम टुगेदर, जो उसने दोनों क्वांटिटी खरीदी थी उन्हें एक साथ मिला दिया, ठीक है। अभी तो उसने पहले चाय खरीदी अलग अलग
300 रुपये प्रति किलो वाली और 240 रुपये प्रति किलो वाली। अब उन्हें क्या कर दिया, उसने आपस में मिला दिया। फिर उसके बाद उसने कह रहा है बाजार मूल्य में मामूली गिरावट के कारण, फिर क्या कहते हैं, बाजार में क्या आ गया, कुछ थोड़ा सा प्राइस का गिरावट आ गई, ठीक है ना, कुछ ड्रॉप आ गया, स्लाइड ड्रॉप। तो उसकी वजह से उसने जो चाय थी वो क्या करी, 200 रुपये पर केजी पर उसने क्या करा, उसको चाय को बेचा। तो ये जो 260 रुपीज है, ये इसके क्या है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो देखो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होता है कि दो क्वांटिटीज को आपने मिक्स करा है, ठीक है, दो क्वांटिटीज को आपने मिक्स कर दिया, तो आपको इतना तो पता चल गया कि दो क्वांटिटीज के लिए आपने कितना पे करा है, 10,500 रुपीज। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि 1 किलो पे कितना आपका मतलब आपको कॉस्ट प्राइस पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। अब देखो टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, 40 kg, ठीक है, तो 40 kg के लिए उसने टोटल पे करा है कितना, 10,500, तो 1 kg के लिए कितना पे करा है उसने, 262.5, ठीक है, 262.5। अब देखो कॉस्ट प्राइस जो उसे पड़ा वो क्या पड़ा, 262.5 रुपीज, और उसने बेच दिया कितने का, 260 रुपीज का, तो उसे घाटा हुआ कितने का, 2.5 रुपीज का। ये 1 किलो पे घाटा हुआ, और अगर मैं 40 किलो पे घाटा निकालूं तो उसे टोटल लॉस कितना हुआ है, 100 रुपीज। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक एंटीक डीलर ने 3 आइटम को बेचा, ए बी सी को बेचा है, एंड देयर सेलिंग प्राइसेस आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:6। अब देखो ये बात ध्यान देने की है, ये जो उसने हमें रेशियो दिया है ना, ये 4:5:6, ये इसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब वो कहता है ही सफर्ड अ लॉस 10% ऑन आइटम ए, उसे वस्तु ए पर 10 का घाटा हुआ। अगर मैं वस्तु ए मतलब ए का कॉस्ट प्राइस ए मान लू, उसके ऊपर 10% का लॉस हुआ है, तो मतलब उसे कितना मिला है कॉस्ट प्राइस का, 90%, और 90% लेके उसने कितने में बेच दिया उसको, 4 रुपए में, ठीक है ना, समझ में आया। तो ए मेरे पास कितना हो गया, 40 डिवाइडेड बाय 9, तो मेरा ए का जो कॉस्ट प्राइस आया वो कितना हो गया, 9 4 जा 4.44, ठीक है। तो देखो अब मैं कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल रही हूं, तो ए का मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 4.44, जिसका सेलिंग प्राइस कितना है, 4 रुपए, ठीक है ना। लॉस हुआ ना, तो 4.44 का था, और उसने बेचा कितने का, 4 का। बी की बात करती हूं, तो वो कहता है मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन आइटम बी। सपोज बी का कॉस्ट प्राइस बी था, जिसके ऊपर 50% का प्रॉफिट हुआ, तो मतलब उसने 150% के ऊपर उसे बेचा, और उसे कितने रुपए मिले उसके ऊपर, 5 रुपए। तो 5 3 जा 15, तो बी का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, 3.33, ठीक है। 3.33 की चीज उसने कितने में बेच दी, 5 रुपए में, ठीक है। तो इधर इसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। 3.33 की चीज उसने कितने में बेच दी, 5 रुपए में। और फिर वो बोलता है एंड ब्रोक इवन, ब्रोक इवन मतलब ना घाटा हुआ ना लाभ हुआ ऑन आइटम सी, जो सी का जो रेशियो है उसके अंदर ना उसे प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो और सी का रेशियो कितना है, 6, मतलब 6 की चीज उसने 6 में बेच दी, ठीक है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस का टोटल करूं तो ये हो जाएगा 13.77, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस का अगर मैं टोटल करूं तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 15, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस का अगर मैं टोटल करूं तो कितना हो गया, ये 15 हो गया, ठीक है। तो अब हमें बताना है उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 1.23, ठीक है। अब देखो इतना तो हमें समझ में आ गया, प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट कितना है, या तो 8.88 है या 10.88 है। तो देखो अगर मैं 13.7 का 10% प्रॉफिट निकालूं तो ये हो जाएगा 1.37, ठीक है ना। लेकिन हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 1.23, तो मतलब ये 10% से तो कम है, तो बस हमारे पास दो ही वैल्यूज हैं, 10% है या 8% है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है उसे, 8.88% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप समझिए, अगर आपके कंटेनर के अंदर एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में दो चीजें हैं, मतलब कोई भी चीजें उन्होंने मिक्स कर रखी है, सपोज मिल्क एंड वाटर, वो किस रेशियो में है, 3:2,
ठीक है, जब आप इस कंटेनर में से कुछ सोल्यूशन निकालते हो, कुछ सोल्यूशन रैंडमली आप उसमें से निकालते हो, तो वो भी किस रेशियो में निकलेगा? 3:2 की रेशियो में। बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब वो कहता है 1 लीटर मिक्सचर, ठीक है, 1 लीटर का जो मिक्सचर है जिसके अंदर दूध और पानी है, मिल्क इज टू वाटर किस रेशियो में है? 3:2। देखो 75 लीटर मिक्सचर है, ठीक है, और किस रेशियो में? 3:2। दूध किस रेशियो में है? 3 रेशियो में, तो 15 3 जा 45, और वाटर किस रेशियो में है? 2 रेशियो में, तो 15 2 जा 30। समझ में आई? अब वो कहता है उसमें से 15 लीटर मिक्सचर को रिमूव कर दिया। 15 लीटर मिक्सचर को अगर आपने रिमूव करा तो भी आप किस रेशियो में रिमूव करोगे? 3:2 की रेशियो में। 3 3 जा 9, तो दूध कितना रह गया? 36 लीटर, और पानी कितना रिमूव हुआ? 6 लीटर, तो कितना बच गया? 24 लीटर। आया समझ में? अगर हम उसे रिमूव भी करेंगे तो किस रेशियो में करेंगे? 3:2 के रेशियो में। अब वो कहता है रिप्लेस्ड विथ 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। अब क्या करा है, जो इन्होंने रिमूव कर दिया था इसके अंदर सिर्फ उन्होंने क्या करा? 10 लीटर प्योर मिल्क बढ़ा दिया। तो अब जो दूध है वो कितना हो गया? 46 kg, और पानी कितना रह गया? 24 किलो। तो अब बस वो यही पूछ रहा है व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो ये हो जाएगा 23:12। बस यही उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है। बस ये आपको पता चल रहना चाहिए कि अगर आप मिक्सचर रिमूव कर रहे हो तो वो उसी रेशियो में रिमूव होगा जिस रेशियो के अंदर वो दोनों सोल्यूशन है या दोनों मिक्सचर है। जैसे 3:2 की रेशियो में है तो रिमूव भी 3:2 की ही रेशियो में होंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है अ होलसेलर बाय अ बैच ऑफ सीलिंग फैंस एट 50% मार्कअप ओवर द फैक्ट्री बेस कॉस्ट। तो सपोज कि जो फैक्ट्री का कॉस्ट बेस कॉस्ट था एक सीलिंग फैन के बैच का, वो था C, उसको एक होलसेलर खरीदता है कितना? 50% मार्कअप के ऊपर, मतलब 150% की वैल्यू पर, मार्क प्राइस पे खरीदता है, ठीक है। और फिर देन ही अलाउज 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है ना। हमें पता है ना कि मार्क प्राइस जो होता है, ठीक है, जो हम कॉस्ट प्राइस से ऊपर जो वैल्यू पुट करते हैं उसे मार्क प्राइस कहते हैं, और मार्क प्राइस पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं? डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। तो उसके ऊपर उसने 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब उसे 80% की वैल्यू पे उसने बेच दिया किसी रिटेलर को, ठीक है। अब देखो यहां तक जो आया, ये जो होलसेलर था उसका सेलिंग प्राइस हो गया, और ये रिटेलर का क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। अब आप चाहो तो यहाँ पे एक वैल्यू कैलकुलेट कर लो, मुझे नीड नहीं लगती, मैं इसे आगे ही इक्वेशन की फॉर्म में बना देती हूँ। अब वो कह रहा है द रिटेलर अप्लाई 40% मार्क ऑन हिज कॉस्ट प्राइस। अगर मैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर 40% का मार्कअप वैल्यू लगाऊं, मतलब उसकी 40% कीमत बढ़ाऊं, तो ऑल ओवर कीमत कितनी बढ़ेगी? 140% की, ठीक है, ऑन हिज कॉस्ट प्राइस। अब ये यहां तक जो है ये रिटेलर का कॉस्ट प्राइस बन गया, ठीक है ना। ही ऑफर्स अ फ्लैट 10% डिस्काउंट, इसके ऊपर उसने क्या कर दिया? एक 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 90% की वैल्यू में बेचा। और कितना बेचा? 18,144 रुपए का। इतनी बात अगर समझ आ गई हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको दोबारा रिपीट कर लेना, ठीक है। अब वो आगे हमसे क्या जानना चाहता है? व्हाट इज द ओरिजिनल बेस कॉस्ट, मतलब हमसे C का वैल्यू पूछना चाहता है। बस सीधा सीधा इसे कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 1 2 3 4, 9 से कैंसिल कर दो। 9 2 जा 18, 0 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। देन 14 से 14 1 जा 14, 14 4 जा 56, 4 जा 4 जा 144। देन 8 से कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 8 8 जा 64, 18, ठीक है। देन 3 से 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 5 2 जा, तो हमारा जो उसका बेस्ड कॉस्ट कितना आ जाएगा? 2 6 जा 12, 12,000 रुपीज, ठीक है। यही उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो बेस्ड कॉस्ट कितना आ गया? 12,000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है ए कैन ले अ ट्रैक बिटवीन 2 स्पेसिफाइड स्टेशन इन 16 डेज। ए
निर्देशित स्टेशनों के बीच का रेलवे ट्रैक 16 दिन में बिछा सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए एक काम को 16 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो देखो इनका टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम ले लो, 48 देन 3 यूनिट और 4 यूनिट। ठीक है, तो ए एक काम को एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी एक काम का एक दिन में 4 यूनिट करता है। ठीक है, वो कहता है जब सी उनकी सहायता करता है तो वो केवल 4 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं जब सी उनकी हेल्प करता है। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू में टोटल टाइम। ठीक है, इसके अंदर देखो बस वैल्यू पुट कर दो। टोटल वर्क हमारे पास कितना है 48, एफिशिएंसी कितनी हो गई, विद द हेल्प ऑफ सी, विद द असिस्टेंस ऑफ सी, सी की सहायता के साथ, मतलब ए और बी का जो एफिशिएंसी है वो कितना है 7 प्लस सी, तो टाइम कितना लगा 4 डेज। यहां से सी का वैल्यू निकाल देते हैं, तो हमारे पास सी का वैल्यू कितना आ गया 5 यूनिट। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो हमसे पूछा जा रहा है कि सी इसी काम को कितने टाइम में करेगा। तो टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, तो टाइम कितना आ जाएगा 9, 3/5। आप चाहो तो मैं इसको आपको करके दिखा देती हूँ। 48 5 9 जा 45, रिमाइंडर कितना बचा 3। तो ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, तो पहले आ जाएगा 9 देन 3 और फिर 5, मिक्स फ्रैक्शन में 9 3/5, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज वैल्यूज को उठाना स्टार्ट करते हैं। तो 9 3/5 डेज लगेंगे सी को उसी काम को कंप्लीट करने में। देखिए वो कह रहा है चावल की 3 किस्में जिनकी कीमत 40 प्रति किलोग्राम, 50 प्रति किलोग्राम तथा तीसरी अज्ञात, मतलब जो थर्ड है, थर्ड का हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता कि उसका क्या है। जो थर्ड वेराइटी है उसका प्राइस क्या है, अननोन है। थर्ड का कॉस्ट प्राइस अननोन है, फर्स्ट का इतना है, सेकंड का और थर्ड का अननोन है। ठीक है, तो उन्हें किस रेशियो में मिलाया गया है, ये उनका क्या है, वेट है। ये उनका क्या है, वेट है। वेट है या क्वांटिटी है। ठीक है, तो ठीक है, ये हमें प्राइस दे दिया और ये हमें क्वांटिटी का रेशियो दे दिया। अब वो कहता है जब उसने दोनों मतलब तीनों क्वांटिटीज को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया, और मिक्सचर को जब उसने सेल करा कितने पे, 55 किलो पे, 55 रुपए प्रति किलो पे। तो ये जो हमारा सेलिंग प्राइस है ये कितना है 55 रुपीज पर केजी। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 55 रुपीज का। अब वो कहता है जो ये 55 रुपीज है इसके अंदर उसे कितने का प्रॉफिट हुआ है, 10% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना, अगर उसको सेलिंग प्राइस के अंदर 10% का प्रॉफिट हुआ है तो हम यहां से इसका पहले कॉस्ट प्राइस पता कर लें कि उसने जो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है वो कितने का बेचा है। ठीक है ना, देखो अगर मैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर 10% का प्रॉफिट ले लूं, 110% पे बेचूं, तो मैं कितने पैसे लूंगी अपने कस्टमर से, 55 रुपए। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो 11 5 तो कॉस्ट प्राइस उसका कितना आ गया 50 रुपीज। ठीक है ना, तो ये कॉस्ट प्राइस किसका आया है, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। किसका कॉस्ट प्राइस आया है, ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। और मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है ना, जो रेट था मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, प्लस में रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्लस में, अब हमें इसका रेट नहीं पता, जो क्वांटिटी थी हमें उसका रेट नहीं पता, हमने मान लिया x मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी 5 अपॉन में टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 10। तो ये हमें क्या देती है, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस देती है, मतलब टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी है, हमें क्या देती है, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस देती है। और मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना है 50। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं और यहीं से हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारा थर्ड क्वांटिटी का रेट है वो हमें यहां से मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया 80 प्लस में 150 प्लस में 5x इज इक्वल्स टू में कितना 500। ठीक है, तो 5x इज इक्वल्स टू में ये आपस में प्लस कर देंगे 230, उधर जाके माइनस 270। तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 54। तो थर्ड क्वांटिटी का जो कॉस्ट प्राइस था वो था कितना 54 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है ए कैन बिल्ड अ वॉल इन 8 डेज। एक काम को करने में 8 दिन लगाता है।
ठीक है। वो कहता है वाइल बी कैन ब्रेक इट इन 3 days, बी उसी काम को खराब करने में, जो काम ए बनाता है वही काम बी खराब करने में 3 दिन लगाता है, ठीक है ना। बी कैसे में काम करता है, नेगेटिव में। देखो आपने वो पाइप वाला पढ़ा होगा ना, ए कैन फिल, और बी वाला जो पाइप है वो एम्प्टी करता है, तो बस वही है कुछ कि ए बनाता है और बी तोड़ता है। तो देखो इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं पहले, एलसीएम ले लेंगे, 3 8 24। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 यूनिट, और बी का एफिशिएंसी कितना है, 8 यूनिट, बट किस में, नेगेटिव में। मतलब ए बहुत एफिशिएंसी के साथ जल्दी जल्दी तोड़ देता है, ठीक है। अब वो कहता है ए हैज वर्क फॉर 4 days। अब देखो 24 यूनिट काम था, ए ने कितने दिन काम करा, 4 दिन। ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट से 4 दिन काम करा तो 12 यूनिट काम कर दिया ए ने, बचा काम कितना, 12 यूनिट। आगे पढ़ते हैं। अब वो कहता है देन बी ने उसे क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। अब बी भी क्या करेगा, ए के साथ मिलकर काम करेगा। अब देखो अगर दोनों का एफिशिएंसी पॉजिटिव होता है तो हम क्या करते हैं, 3 + 8 कर देते, लेकिन बी का एफिशिएंसी किस में है, नेगेटिव में, तो काम क्या होगा या कम होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो एफिशिएंसी आई है वो नेगेटिव में आई है, तो मतलब जब बी ने ज्वाइन करा तो काम क्या हुआ, 2 दिन के अंदर -10, मतलब जितना काम उसने किया था उसका 10% -10 हो गया, मतलब -10 यूनिट उसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है ना। अब काम तो पूरा 24 यूनिट ही करना है, तो अब ये जो बी ने जब ज्वाइन करा, जो 10 यूनिट काम क्या हो गया, टूट गया, वो काम भी तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब बी ने 2 दिन काम करा तो उसने काम को कैसा कर दिया, नेगेटिव कर दिया, लेकिन हमें तो वो पूरे 24 यूनिट कंप्लीट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, जो काम डिस्ट्रक्शन हुआ है वो काम हम उसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो काम घटने की जगह क्या हो गया, ए के लिए काम बढ़ गया। तो अब जो काम बचा, तो कितना बचा, 22 यूनिट बचा। अब वो कहता है इन हाउ मेनी डेज ए अलोन बिल्ड अप द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वॉल। तो अब वो 22 यूनिट काम ए कितने दिन में करेगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 7 21, 1/3 days। तो जो बचा हुआ काम है उसे करने में ए को कितना टाइम लगेगा, 7, 1/3 days। बस ये आपको बी का एफिशिएंसी को थोड़ा समझना है कि उसने काम कैसा करा, नेगेटिव करा, मतलब जो काम हुआ था वो भी बिगड़ गया, 10 यूनिट काम। तो अब जो काम बिगड़ गया उसे सुधारना भी पड़ेगा, तो 10 यूनिट काम ए को और करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके अंदर फॉर्मूला आपको बस पता होना चाहिए, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर हम स्पीड इनटू टाइम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कहता है एक हवाई जहाज 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है ना। तो पहले हम दूरी निकाल लेते हैं कि वो जो हवाई जहाज है वो 5 घंटे में, टाइम है 5 और स्पीड कितनी है 240 किलोमीटर पर आवर, तो कितना डिस्टेंस वो कवर करता है, 1200 किलोमीटर, ठीक है। तो वो कहता है टू कवर द सेम डिस्टेंस इन जस्ट 1 hour। अगर उसे 1 घंटे के अंदर सारा डिस्टेंस कवर करना हो तो उसे किस स्पीड से उड़ना पड़ेगा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 1200 और टाइम उसे कितना लगाना है 1 घंटा, तो किस स्पीड से उसे उड़ना पड़ेगा 200 किलोमीटर पर आवर। वैसे तो ये वर्बल क्वेश्चन था, बट फिर भी अगर कोई बिल्कुल बेसिक से कर रहा है, किसी को नहीं पता तो पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक व्यक्ति शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है, यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो वह 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। देखो सपोज उसे एक जगह 5 बजे पहुंचना था, तो वो 1 घंटा पहले पहुंच गया, तो कितने बजे पहुंच गया, 4 बजे पहुंच गया। तो जो उसे एक्चुअल जो टाइम चाहिए तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जब वो जल्दी पहुंचा है +1। अभी ये चीज समझो मैं जो भी बोल रही हूं, यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से करता है तो वो 1 घंटा देरी से पहुंचता है। तो सपोज अगर उसे 5 बजे पहुंचना था, देरी से पहुंचा तो
6 बजे पहुंचा, तो हमें जो टाइम चाहिए था वही टाइम लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से 1 घंटे को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें बताना है शहर ए और बी के बीच की दूरी। अब देखो, तो जो टाइम था, अर्ली टाइम पहले पहुंच गया और जब देर से पहुंचा, तो अगर मैं इन दोनों टाइम को आपस में प्लस कर दूं तो क्या हुआ, 2 घंटे का टाइम का डिफरेंस है, मतलब 1 घंटा जल्दी पहुंच गया और 1 घंटा लेट पहुंचा, तो दोनों में क्या है, टाइम का डिफरेंस कितने का है, 2 घंटे का है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या कहते हैं, फॉर्मूला क्या लगाते हैं डिस्टेंस के लिए, डिफरेंस ऑफ टाइम, मतलब जो टाइम है उसका क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय स्पीड 1 मल्टीप्लाई बाय स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, कितना, 20। तो आंसर कितना रह जाएगा, डिस्टेंस कितना हो गया, 150 किलोमीटर। और अगर आप चाहो तो देखो, अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये 2 कैसे कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको एक बड़ी इक्वेशन भी बना के दिखा देती हूँ। तो देखो, ये जो पहले वो अर्ली आया था, मतलब जल्दी पहुंचा था, तो देखो क्या था, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। जब मैं ये करूंगी तो ये मेरे पास क्या होगा, टाइम निकल के आएगा। ठीक है ना, अब मुझे टाइम के अंदर क्या करना है, 1 आवर को प्लस करना है, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और फिर जब वो देर से आया था तो ये 1 घंटा मुझे क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है ना, तो देखो डिस्टेंस अपॉन में 50 माइनस डिस्टेंस अपॉन में 30 इज इक्वल्स टू में माइनस का 2, ऐसे ही हो जाएगा ना। फिर देन एलसीएम ले लोगे, 150 3d माइनस में 5d इज इक्वल्स टू में माइनस का 2, देन माइनस का 2d इज इक्वल्स टू में माइनस का 2 अपॉन में 150। तो ये कैंसिल हो गया, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 150। तो कुल मिला के बात ये है, जितना वो जल्दी आए जितना वो देर से आए, उन दोनों टाइम को आपस में बस क्या कर दो, प्लस कर दो, क्योंकि देखो यहाँ पे भी वो दोनों टाइम आपस में क्या हुए, प्लस हुए। तो जितना भी वो देर से आए जितना भी वो जल्दी आए, टाइम को प्लस करा, मल्टीप्लाई बाय स्पीड 1 अपॉन में स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा 150 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैं पेन सेलेक्ट, हाँ चलिए ठीक है। वो कह रहा है एक रिंग शेप का मेटेलिक शीट है जिसका आउटर और इनर रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। देखो मैं एक बना देती हूँ, सर्कल बना देती हूँ। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका रेडियस है, जो फुल है बड़ा वाला, ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, और ये वाला जो रेडियस है ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फुल सर्कल एरिया इज द रिंग। अब देखो उसने हमसे पूछा है जो रिंग वाला पार्ट है, जो रिंग वाला पार्ट है वो पूरे सर्कल का कितना एरिया है। अब देखो अगर आप रिंग की बात करो तो रिंग वाला पार्ट कौन सा है, ये जो बीच में ये वाला पार्ट है ना, ये है रिंग वाला पार्ट। ठीक है ना, अगर आप अपने इमेजिनेशन में इसको एक रिंग बनाओ तो ये जो बीच का पार्ट हटाओगे तभी तो ये आपकी रिंग बनेगी ना। तो देखो उसने पूछा है ये जो रिंग वाला पार्ट है ये पूरे एरिया का, पूरे सर्कल का कितना पार्ट है। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, जब मैं एरिया ऑफ पूरा सर्कल निकालूंगी तो पूरा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 10, तो मैं पाई को पाई रहने देती हूँ और आर की जगह 10, तो कितना हो गया ये 100 पाई। ठीक है, और अब अगर मैं एरिया ऑफ रिंग निकालूं तो ये क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है ना, समझ में आया। तो अब मैं पाई की जगह तो पाई रख देते, आर कितना है 100 माइनस 36, तो कितना हो जाएगा ये 64 पाई। तो बस उसने हमसे यही पूछा है जो ये रिंग वाला एरिया है वो पूरा जो सर्कल है उसका कितना परसेंट है, तो 6400 का कितना परसेंट होगा, 64%। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, एक गोलाकार तालाब 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा हुआ है। अ सर्कुलर पॉन्ड इज सराउंडेड बाय 2 मीटर वाइड, ठीक है ना, पाथ। देखो मैंने ये एक पॉन्ड बना दिया। अब वो कह रहा है कि ये जो पॉन्ड है ये एक
2 मीटर, अब मैं मान लेती हूँ ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर वाइड पाथ से घिरा हुआ है। द टोटल एरिया, जो टोटल एरिया है वो कितना है 616 मीटर स्क्वायर। उसमें क्या है, तालाब और रास्ता दोनों आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेडियस मान लूँ r, इस रेडियस का जब मैं एरिया निकालूंगी तो वो कितना आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। अभी देखो, अब यहीं से पहले मैं रेडियस कैलकुलेट कर लेती हूँ कितना होता है। एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 616 ठीक है, 11 2 11 28। तो मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब आर स्क्वायर नहीं, आर की वैल्यू कितनी आ गई, अगर मैं इसे मतलब ब्रेक कर दूं, 7 4 28, तो 7 के साथ 1/2 का पेयर, फिर 1/7 के साथ 2 का पेयर, तो मेरे पास रेडियस कितना आ गया, जो टोटल एरिया ऑफ द सर्कल है, जो ये बड़ा वाला सर्कल है, इसका रेडियस मेरे पास कितना आ गया 14, ठीक है। अब वो कह रहा है जो पॉन्ड का एरिया है वो 452.16 मीटर स्क्वायर है। ये जो अंदर वाला सर्कल है इसका एरिया उसने हमें ये मेंशन कर दिया। अब देखो, इस एरिया का हमें कोई भी नीड नहीं है, ये बस हमें कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने रखा है। और हमसे बस क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पॉन्ड। अब जो पॉन्ड का रेडियस है वो मुझे बताना है। अब ये जो पॉन्ड है इसका रेडियस कितना है, यहां से लेके यहां तक का है, इस पॉइंट से लेके यहां तक का है, और इसके आगे जब मैं पूरा ऐड कर दूं तो ये है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और अगर मैं 14 सेंटीमीटर में से ये 2 सेंटीमीटर जो है इसे माइनस कर दूं तो कितना आएगा 12, जो कि मेरा क्या है, पॉन्ड का क्या है रेडियस। तो मेरा पॉन्ड का रेडियस कितना आ गया 12 मीटर। समझ में आ गया, ये एक पॉन्ड था जिसका मुझे रेडियस नहीं पता, अगर मैं उसके अंदर 2 मीटर ऐड कर दूं तो ये पूरा रेडियस बन जाएगा इस वाले सर्कल का, जो मेरे पास है 14। तो अगर मैं इस 14 में से 2 माइनस कर दूं तो मेरे पास ये जो इंटरनल रेडियस है वो आ जाएगा, जो है 12 मीटर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है 2 गोलाकार फूलों की क्यारियों की परिधियों का अनुपात 3:3:5 है। द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कुलर फ्लावर बेड इज 3:5। तो जो परिधि या सर्कमफ्रेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और दूसरा सर्कल का अगर मैं सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाऊं 2πr, तो वो क्या कह रहा है, वो कितना है 3:5। अब एक चीज समझो, जब दोनों सर्कमफ्रेंस का हमने क्या करा, रेशियो लिया, तो 2π इधर भी कॉमन था, 2π इधर भी कॉमन था, तो एक तरीके से ये इनका क्या है, रेडियस का रेशियो है, ठीक है, समझ में आया। वो कहता है यदि छोटे फूलों की क्यारी की त्रिज्या 9 मीटर है, तो मतलब ये रेडियस था, त्रिज्या था, जो छोटा है उसका क्या है 3x का वैल्यू कितना है 9 मीटर, तो x का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, x का वैल्यू कितना आ गया 3 यूनिट। तो वो पूछ रहा है बड़ी वाली क्यारी की त्रिज्या क्या है, तो मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 15 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 0 और 3 विद स्लोप 1। 0 और 3 से होकर जाने वाली ढलान -1 वाली रेखा का समीकरण है। देखो स्लोप को क्या बोलते हैं m, ये हमारा x1 का वैल्यू है, ये हमारे पास y1 का वैल्यू है। एक सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस में x1, ठीक है। तो बस पुट कर देते हैं, y तो है नहीं हमारे पास में, ठीक है ना, y माइनस में y1 का क्या वैल्यू है हमारे पास, y माइनस का 3 इज इक्वल्स टू में माइनस का 1, और फिर ये x माइनस का 0, तो क्या हो गया y माइनस का 3 इज इक्वल्स टू में माइनस का x, तो y इज इक्वल्स टू में माइनस का x प्लस का 3। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये x प्लस 1/x है, इसको मतलब वैल्यू दे रखी है x² प्लस 1/x का स्क्वायर बताना है, तो बस इसका स्क्वायर कर दो, तो a² प्लस में b² प्लस का 2ab प्लस का 2a और b, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 2 इज इक्वल्स टू में 25, ठीक है ना, और ये 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस होगा, तो आंसर विल बी 23, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको लगता है ये आपके किसी फैमिली और फ्रेंड के लिए बेनिफिशियल है, प्लीज डू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।